बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2016 का पेपर 1 करने जा रहे हैं, जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप अगर कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो उसकी प्ले लिस्ट के अंदर फ़ोल्डर मिलेगा आपको अक्टूबर नवंबर 2016 का। उसमें लेक्चर्स 2 लेक्चर्स जो हैं जो रिलेट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 से, वो आपको मिलेंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसकी प्ले लिस्ट में आपको MCQs से रिलेटेड जो पेपर हैं वो 2020 से लेके 2016 जो हम करा रहे हैं, ये सारे पेपर्स आपको मिलेंगे। और इसके अंदर विंटर और समर दोनों के पेपर्स शामिल हैं। अकाउंटिंग के अंदर देखें 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट्स हैं और दूसरी आपकी प्रैक्टिस है। कंसेप्ट्स अगर आपके बहुत अच्छे भी हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन पेपर की हैंडलिंग बहुत बड़ा मसला होगी आपके लिए। और ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके कंसेप्ट्स अगर शुरू में अच्छे नहीं भी हैं तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपके कंसेप्ट्स भी बेहतर होते रहेंगे एंड यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस। और एग्ज़ाम्स के अंदर भी आपको आसानी होगी। एग्जामिनर जो है और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो पास पेपर्स होते हैं कि आप उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें एग्जामिनर का भी आपको पता चलता है कि कौन से फेवरेट एरियाज़ हैं। एग्जामिनर बार बार किन चीज़ों को पूछ रहा है, तो वो कंसेप्ट्स जो आपके बेहतर नहीं हैं और आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, क्योंकि एग्जामिनर सवाल पूछता है, तो वो आपके कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली जो है बेहतर भी होंगे एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू क्वालिफाई योर एग्ज़ाम विथ A+। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑल स्पोर्ट्स क्लब रन्स ए कैफ़े फॉर इट्स मेंबर्स। के ऑल स्पोर्ट्स क्लब जो है वो एक कैफ़े, नॉर्मली क्लब के अंदर ये फैसिलिटी होती है क्योंकि रिफ़्रेशमेंट वगैरह के लिए क्लब जो है वो रखता है कि जो मेंबर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्लब हो या किसी और चीज़ का हो, कि रिफ़्रेशमेंट एक लाजमी पार्ट है। तो यहाँ भी यही है कि ऑल स्पोर्ट्स क्लब का एक कैफ़े है और अपने मेंबर्स को वो ऑफ़र करते हैं रिफ़्रेशमेंट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्रेडिंग। के जो ट्रेडिंग का जो साल था उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। और वो क्या है, कैफ़े टेकिंग्स का मकसद है कि कैफ़े से जो इनकम हुई आपकी $28,600 की हुई। परचेज़ ऑफ सप्लाइज़, आपने सप्लाइज़ डेफिनेटली अगर आप कैफ़े चला रहे हैं तो सप्लाइज़ भी आपको चाहिए, वो आपने $11,600 की ख़रीदनी है। और क्लोजिंग कैफ़े इन्वेंट्री जो है $1,940 की है, जो माल बिकने से रह गया। और वेजेस ऑफ कैफ़े स्टाफ, तनख्वाहें जो आपने कैफ़े में जो लोग काम कर रहे थे उनको $5,500 की थी। व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ द कैफ़े, ये बताएं कि कैफ़े का प्रॉफिट कितना था। तो देखें ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। रेवेन्यू जो अगर आप देखें तो $28,600 के आपके रेवेन्यू हैं और परचेजेस ऑफ सप्लाईज़ 11,600 की है, उसमें से $1,940 बच गए। तो मैं 11,600 में से अगर 1,940 माइनस कर दूं तो इसका मकसद ये हुआ कि 9,660 ये आपने कैफ़े के अंदर जो इन्वेंट्री यूज़ हुई है वो इतनी हुई है। तो 28,600 ये था आपके पास, और इसमें से जो सप्लाईज़ यूज़ हुई वो 9,660 की हुई, तो ये आपके पास आ गया $18,940 का आपका ये था। और इसमें जो वेजेस आपने पे करी हैं तो वो करी हैं $5,500 की। तो अगर आप ये इसमें से $5,500 की वेजेस निकाल दें तो ये बचता है $13,440 आपके पास बचते हैं, जो एक्चुअली आपका कैफ़े का प्रॉफिट है। आसान सवाल है, कैफ़े टेकिंग या रेवेन्यू को शो करता है। परचेजेस ऑफ सप्लाईज़, जो माल आपने ख़रीदा रिफ़्रेशमेंट बनाने के लिए या बनी बनाई चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं, उसमें से इतना बच गया तो यूज़ हुआ इतना $9,660 और रेवेन्यू इतना था, ख़र्चा इतना हो गया, आपने इसको निकाला, माइनस करके ये फिगर आ गई। मज़ीद आपने वेजेस दी तो $13,440 जो सी चॉइस के अंदर आपको दे रहा है वो
तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि हमारी जो राइट चॉइस है वो चॉइस सी है। 22 में आते हैं, अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2016। कैपिटल फर्स्ट में 2015 को 12,600 ये ओपनिंग कैपिटल था आपके पास, और कैपिटल 30 अप्रैल का मकसद है ईयर एंड के अंदर जो कैपिटल था जो बचा आपके पास वो $7,900 बचा। कहते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जो ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग इस्तेमाल करी, पैसे निकाले, तो वो उसकी जो ड्राइंग है 1,800 है। परचेजेज या जो भी उसने चीज़ें निकाली पर्सनल यूज़ के लिए, या ड्राइंग बनती है उसकी। व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, ये बताएं प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर क्या था। तो देखिए बेसिक इक्वेशन आप याद रखें अपने पास कि कैपिटल शुरू के अंदर इतना था और साल के एंड में इतना बचा। कैपिटल के अंदर जो है, अगर आपको ये बेसिक इक्वेशन पता है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, तो एसेट्स इक्विटीज़ को दो हिस्सों में कर देते हैं, लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ये जो ऑनर इक्विटी है, जो भी प्रॉफिट होता है और लॉस होता है बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट से जो आता है, वो इस ऑनर्स इक्विटी के अंदर जो है प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और इसके अंदर से ड्राइंग को हम माइनस कर देते हैं। तो इस कैपिटल के अंदर अगर हम देखें तो दो एडजस्टमेंट होती हैं। एक एडजस्टमेंट तो ये है कि ड्राइंग इसमें से माइनस होती है, और सेकंड ये है कि प्रॉफिट इसके अंदर ऐड होता है। हमारे पास ईयर शुरू का प्रॉफिट दिया हुआ है और शुरू का कैपिटल दिया हुआ है और आखिर का कैपिटल दिया हुआ है। ये जो आखिर का कैपिटल दिया हुआ है इसके अंदर दो एडजस्टमेंट, प्रॉफिट इसके अंदर ऐड हुआ होगा और ड्राइंग इसके अंदर से माइनस हुई होगी। तो मैं अगर ये करूँ कि ये $7,900 का जो कैपिटल है इसमें ड्राइंग ऐड बैक कर लूँ, मैं ड्राइंग को क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। हम देखना चाह रहे हैं कि दो किस्म की एडजस्टमेंट हुई हैं इसमें। 7,900 में से 1,800 का मैंने कैपिटल प्लस किया, ड्राइंग प्लस किया, तो $9,700 आता है। ये एडजस्टमेंट से पहले ये पोजीशन थी। अब इसके अंदर डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो शामिल है, क्योंकि ड्राइंग जो मैंने माइनस करी थी पहले वो मैंने प्लस कर दी। अब ड्राइंग के अलावा एक ही चीज़ इसके अंदर शामिल है, वो है प्रॉफिट। तो ईयर स्टार्ट का कैपिटल जो था वो 12,600 था, तो 12,600 शुरू में था और आखिर में 9,700 बचा। तो डिफरेंस जो है इन दोनों का वो 2,900 है। और देखें जो शुरू का कैपिटल था स्टार्ट का वो ज़्यादा था। याद रखिएगा, जब भी शुरू का कैपिटल आपका ज़्यादा हो और साल के एंड में कैपिटल कम हो जाए तो टेक माय वर्ड्स, याद रखें इसको कि इसका मकसद है ये लॉस है। प्रॉफिट अगर होता तो फिर ईयर एंड का कैपिटल ज़्यादा होता। तो ये $2,900 आता है, और क्योंकि शुरू का कैपिटल ज़्यादा था, एंड में कैपिटल कम हो गया, तो ये लॉस को शो करता है। और देखें ये $2,900 का लॉस इसने चॉइस ए के अंदर आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी वो ए चॉइस है, जिसमें $2,900 का लॉस है। आप कंसेप्ट दोबारा से समझ लें। कंसेप्ट ये है कि एक कैपिटल आपका शुरू में था और एक कैपिटल आपका आखिर में है। इन दोनों के दरमियान मूवमेंट्स किन चीज़ों की है? मूवमेंट्स इसके अंदर क्या है कि जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा, अगर या तो प्रॉफिट आप कमाएंगे या लॉस कमाएंगे, तो प्रॉफिट होगा तो वो प्लस कर देंगे कैपिटल में, और अगर लॉस है तो फिर उसको माइनस कर देंगे। और जो कैपिटल है उसमें एक एडजस्टमेंट होती है ड्राइंग की, कि ड्राइंग आप माइनस करते हैं। तो ड्राइंग इसने दी हुई थी, मैंने क्या करा, मैंने ड्राइंग को ऐड बैक कर लिया। ऐड बैक क्यों करा? ऐड बैक करने का मकसद ये है ताकि हम इस पोजीशन में आ जाएं, क्योंकि दो ही एडजस्टमेंट हुई हैं इस कैपिटल में, एक ड्राइंग हुई है, एक प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो मैंने इसको ड्राइंग को जब प्लस कर लिया और शुरू के कैपिटल में से जब इसको मैंने माइनस किया, तो इसका मकसद है जो डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्योंकि इस वाले सवाल के अंदर स्टार्ट का जो कैपिटल है वो ज़्यादा था, तो इसका मकसद है जो डिफरेंस है वो लॉस है। और अगर ईयर एंड का कैपिटल आपका ज़्यादा होता तो ये प्रॉफिट होता। तो ये कंसेप्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। कि चार जो दिए हुए हैं आपको फीचर, इनमें से कौन सा फीचर जो है प्रेफरेंस शेयर्स से ताल्लुक़ नहीं रखता और करेक्ट नहीं है। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? एक तो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं कि अगर कोई लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, बिज़नेस तीन तरीक़ों से हो रहा है। नॉर्मली ट्रेडिंग बिज़नेस होगा कि आप बना बनाया माल ख़रीदते हैं और बेच देते हैं।
या फिर ये होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा कि आप चीज़ें खुद बना के बेच रहे हैं। तीसरा ये होगा कि एक बल्कि इसको यूँ समझें, ये तो खैर नेचर पे चला गया। अगर हम बात करें तो सोलो प्रोप्राइटरशिप, एक ये है कि कोई अकेला शख्स कारोबार कर रहा होगा। सेकंड ये है कि पार्टनरशिप होगी कि मुख्तलिफ पार्टनर्स मिलकर काम चला रहे हैं। और तीसरा फिर ये होगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी फ़रोख्त होते हैं। तो ये तीसरी जो किस्म है इसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं। और इसके अंदर शेयर कैपिटल जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो दो हिस्सों के अंदर बटे होते हैं। एक को ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहते हैं, एक होता है प्रीफरेंस शेयर्स। ये जो प्रीफरेंस शेयर्स होता है इसका नॉर्मली डिविडेंड का रेट भी फिक्स होता है। इसके राइट्स ये होते हैं कि अगर बिज़नेस कोई वाइंड अप हो रहा है, बंद हो रहा है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से पहले इनकी पेमेंट की जाएगी। और थर्ड ये होता है इसका कि इनका जो डिविडेंड का रेट है, जो मुनाफा है, वो नॉर्मली फिक्स होता है। लेकिन इनके पास एक राइट ये नहीं होता है कि एनुअल जर्नल मीटिंग, जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं, इनकी सालाना एनुअल जर्नल मीटिंग होती है जिसे AGM कहते हैं। उस AGM के अंदर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है कि कौन ऑडिटर होगा उसको अपॉइंट करते हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसकी अप्रूवल्स हो रही होती है, बोर्ड को बताते हैं आपका जो जिन लोगों ने, जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनके सामने ये पोजीशंस आती है। और कंपनी की पूरी मैनेजमेंट, बोर्ड के लोग भी होते हैं, वो ये बताते हैं कि ओवरऑल कंपनी की पोजीशन क्या रही। तो उसमें जो वोटिंग के राइट्स हैं वो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते। बाकी मैंने आपको बताया इनका। तो इसके अंदर अगर हम देखें, पहला ए देखते हैं, डिविडेंड्स हैज़ टू बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड इज़ गिवन टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जितने भी हैं उनको देने से पहले डिविडेंड इनको मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ये इसका फीचर है। डिविडेंड इज़ फिक्स्ड एंड डजेंट वेरी विद द प्रॉफिट मेड, कि इसका नॉर्मली रेट जो है फिक्स होता है और प्रॉफिट के साथ वेरी नहीं करता। ये बात भी सही है। शेयर होल्डर्स हैव ए प्रायर क्लेम ऑन एसेट्स इफ द बिजनेस इज़ वुंड अप, कि अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो इनका जो क्लेम होता है वो पहले होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से। ये फीचर भी सही है। शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में वो वोट दे सकते हैं। ये इनकरेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया। ये राइट जो है वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जिनके पास होते हैं और जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, उनके पास होता है। तो चॉइस डी जो है हमारी, वो फिर राइट चॉइस हुई हमारी इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक कंपनी ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। शेयर कैपिटल है, ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए हैं $160,000 के, लोन कैपिटल दिया हुआ है 6% डिबेंचर्स के साथ, कि 6% जो है ये आपने लोन लिया है और इसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट आप दे रहे हैं 6%। जनरल रिजर्व क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक काम के लिए अगर रिटेन अर्निंग में से आपने कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है तो वो जनरल रिजर्व कहलाते हैं। लेकिन होते ही ये बेसिकली रिटेन अर्निंग का ही पार्ट है और रिटेन अर्निंग इटसेल्फ आपको दी हुई है। कहता है व्हाट वाज द टोटल ऑफ द वैल्यू इक्विटी, व्हाट वाज द टोटल ऑफ द इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप बनाने जा रहे हैं तो उसमें जो इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन होगा उसका टोटल क्या होगा। तो देखिए बड़ा आसान है। ये जो डिबेंचर जो नज़र आ रहा है इसको आप यहाँ से बिल्कुल काट दें, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। बाकी ये 3 आइटम जो दे रहा है आपको, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है और रिटेन अर्निंग, इन तीनों आइटम्स को आप प्लस कर लें। ये 2 आइटम, ये इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो 160,000 ये हो गया और 14,000 आपका जनरल रिजर्व है और 8,000 की रिटेन अर्निंग। इन तीनों को प्लस करें तो ये बनता है 182,000। ये अमाउंट देखें चॉइस बी के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में वी कैन सेफली से कि जो राइट चॉइस है हमारी वो बी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ईच एम्प्लॉय विद अ टाइम शीट। एक एम्प्लॉयर है जो अपने हर एम्प्लॉय को एक टाइम शीट देता है। ये टाइम शीट क्या होती है? इफ़ यू वर्क, यू गो इन अ कंपनी, इन एन ऑफिस, तो वहाँ आपको अपनी प्रेजेंस बताने के लिए कि एक्चुअली आप ऑफिस आए भी हैं, ऑफिस की टाइमिंग्स को आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
उसकी एक शीट होती है कि आते हुए भी आप साइन करते हैं, जाते हुए भी साइन करते हैं। नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इस्टेब्लिश होती हैं, उनके अंदर इस टाइम शीट नहीं, बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई होती है जहां आप कार्ड स्वैप करते हैं, या फेस रिकग्निशन है कि आपका फेस आ जाता है सामने और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। तो इसका बेसिक पर्पज़ इस टाइम शीट का ये है कि आप अपने टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक्चुअली कितना वक्त आपने स्पेंड किया अपनी जॉब पे, और ये एम्प्लाई के लिए होती है। तो विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कहता है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ कम्प्लीटेड बाय द एम्प्लॉय टू कैलकुलेट द आर्ली रेट ऑफ पे, के अपने आर्ली रेट के उसके घंटे का रेट क्या है, कि पर आवर जो वो काम करता है उसको कितना रेट मिलेगा। तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ टाइम शीट होती है, रेट तो फिर एम्प्लॉयर खुद ही फिक्स करता है। ये इनकरेक्ट हो गया। इट इज़ कम्प्लीटेड बाय द एम्प्लॉय टू शो द आवर्स स्पेंड ऑन ईच जॉब। ये बिल्कुल सही बात है। इट इज़ कम्प्लीटेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इसे कंप्लीट करता है टू शो, ये दिखाने के लिए, द आवर्स स्पेंड ऑन ईच जॉब, कि हर जॉब पे उसने कितना टाइम स्पेंड किया। इस टाइम की बेसिस पे जो भी रेट है उसके हिसाब से उसको पे मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बी चॉइस हमारी राइट चॉइस है। सी भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ कम्प्लीटेड बाय द एम्प्लॉयर टू कैलकुलेट द आर्ली रेट, एम्प्लॉयर इसको कंप्लीट करता है, ये इनकरेक्ट हो गया। डी में कहता है इट इज़ कम्प्लीटेड बाय द एम्प्लॉयर टू शो द आवर्स स्पेंड ऑन ईच जॉब, के एम्प्लॉयर भरता है कि हर जॉब पे कितने घंटे लगे। एम्प्लॉयर नहीं भरता है, एम्प्लॉई इसको साइन ऑफ करता है। तो बी चॉइस हमारी राइट चॉइस है लॉजिकली। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आते हैं। अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर इस फाइनेंशियल ईयर, कि एक ट्रेडर ने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है और एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो देखें ओपनिंग एंडिंग को प्लस करके, ये 2119 को अगर मैं ऐड करूं तो ये 40,000 होगा, और इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो देखें ये एवरेज इन्वेंट्री 20,000 जो उसने आपको खुद दी हुई है। तो कहता है हाउ वुड द रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री बी कैलकुलेटेड, के इन्वेंट्री टर्नओवर, कि कितनी दफ़ा इन्वेंट्री जो है मूव हुई, बिकी, उसका रेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला याद रखें। इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 280,000 है, एवरेज इन्वेंट्री 20,000 है। तो चॉइस ए अगर आप देखें तो उसमें एग्जैक्टली उसने 280,000 को ऊपर लिखा हुआ है और 20,000 को नीचे लिखा हुआ है, यही इसका फार्मूला है। तो आप जो है वो चॉइस ए आपकी जो है वो राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। बाकी 21 इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट। फार्मूले के हिसाब से चॉइस ए आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाए। विच एक्शन विल इम्प्रूव द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू, कि कौन सा एक्शन ऐसा होगा जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज सेल्स से अगर आप निकाल रहे हैं तो होगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के दरमियान जो चीज़ें आती हैं वो क्या आता है, रेवेन्यू है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेज है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये चीज़ें आती हैं। तो इंक्रीजेज एक्सपेंसेस, क्या आप एक्सपेंस इंक्रीज करें तो ये परसेंटेज इंप्रूव होगी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स और रेवेन्यू, ये 2 चीज़ें आती हैं। तो या तो आप कॉस्टिंग अपनी कम कर दें कि आप आपकी जो प्राइस, जिस वैल्यू के ऊपर आप चीज़ें ख़रीदते हैं वो अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, या आप रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर दें, यानी अपनी जो रेवेन्यू है, सेल्स है, उसकी प्राइस अगर आप बढ़ा दें तो रेवेन्यू आपके पास ज़्यादा आने लगेंगे, तो भी ये परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। कैसे होगी हम यहाँ देख लेते हैं। ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ये फर्स्ट करते हैं कि ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये 50,000 था, ये 25,000 था। ये 25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकालेंगे, इस 25,000 को डिवाइड कर दें 50,000 से, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, तो ये 50% आता है। सेकेंड ईयर में ये हुआ कि ये 50,000 के बजाय प्राइस आपने बढ़ा दी, ये 60,000 हो गया, कॉस्टिंग आपकी वही रही।
तो अब क्या हुआ है, 60,000 में से 25,000 को निकालेंगे तो ये 35,000 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर 35,000 को आप डिवाइड करेंगे 60,000 से, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो क्या आएगा, तो ये 58% आता है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका इम्प्रूव हो गया, क्यों, क्योंकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया था। तो ये बी चॉइस आपकी सही। रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अगेन जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, इसका लेना देना कुछ नहीं है। रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, ये तो और डेंजरस हो जाएगा, अगर आप सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी चॉइस बी इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस, के क्या इंडिकेटर है अगर किसी बिजनेस की एफिशिएंसी हम देखना चाहें तो कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू, के परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू से पता चलेगा कि बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। अब देखिए ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो रहे हों और वो नीचे आते हैं, तो ये बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा हो लेकिन एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो सब प्रॉफिट को सक कर लें और आखिर के अंदर आपको लॉस हो जाए, तो ये इंडिकेटर अच्छा नहीं है। बी कहता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर टू रेवेन्यू, के प्रॉफिट फॉर द ईयर जो रेवेन्यू से आप निकाल रहे हैं, तो हो सकता है पिछले साल का प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो और इस साल का कम हो, तो इससे भी पता नहीं चलेगा। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर तो सिर्फ ये बताती है आपको कि इन्वेंट्री कितनी दफ़ा आपने बेची। अलबत्ता रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया हुआ है इसका रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, ये बेस्ट इंडिकेटर है कि रिटर्न अगर आपका अच्छा मिल रहा है, आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, तो इससे अच्छा इंडिकेटर कुछ नहीं हो सकता। यही आपको बताएगा कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर मिल क्या रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर डी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। 29 में कहती है हना पेड $3,000 फॉर द रेंट ऑफ 15 मंथ्स ऑन 1 जनवरी 2015। 3,000 का रेंट उसने पे किया 15 मंथ्स के लिए 1 जनवरी 2015 को। द अमाउंट ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 वॉज $2,400, के जो इनकम स्टेटमेंट में उसने एक्सपेंस शो करा वो $2,400 का था। और बात सही है, देखें $3,000 अगर 15 मंथ्स के लिए है तो $200 पर मंथ बनता है। अब $200 के 12 मंथ्स होते हैं ईयर में, तो $2,400 ही पूरे साल का खर्चा है आपका जो उसने इनकम स्टेटमेंट में शो करा। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिड हना फॉलो व्हेन प्रिपेयरिंग हर इनकम स्टेटमेंट, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो इस्तेमाल करती है जिसके तहत तो ये 3 महीने जो 3,000 है वो पूरा उसने एक्सपेंस नहीं बनाया, बल्कि 15 मंथ्स का जो दिया था उसमें 12 महीने जो साल के होते हैं उसी का उसने जो है वो एक्सपेंस शो करा। उसका जो चीज़ है वो देखिए डुअल एस्पेक्ट भी नहीं है, गोइंग कंसर्न भी नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी नहीं है। ये डी पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है जिसे हम मैचिंग एक्रूवल कहते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि इनके आप 12 महीने 1 साल का स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसी साल के खर्चे आने चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू भी आपने 12 महीने का लिखा है तो एक्सपेंस भी 12 महीने के होंगे। तो मैचिंग या एक्रूवल्स प्रिंसिपल के तहत उसने ये जो ट्रांसफ़र करा है इस प्रिंसिपल के तहत करा है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आते हैं, व्हाट इज़ नॉट एन एम ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या एम नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो पूरी दुनिया में कारोबार कर रही हैं, बिज़नेस करती हैं, अकाउंटिंग भी करते हैं बैठ के। तो अब हर कंट्री अगर अपनी अपनी अकाउंटिंग की अलग प्रैक्टिस इस्तेमाल करता है तो ये कंसोलिडेट जब आप करेंगे सारी चीज़ों को तो यू विल हैव ए प्रॉब्लम, आपकी समझ ही नहीं आएगा कि यार ट्रीटमेंट क्या करी है इसने। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आए और इनका बेसिक पर्पस ये था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ की प्रैक्टिसेस हैं उसको नैरो डाउन किया जाए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी के देख रहे हैं और आपकी नॉलेज है अकाउंटिंग की और आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी नॉलेज है और वो कंपनी
जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, तो आप एग्जैक्टली वही चीज़ समझेंगे जो उसने लिखी है, क्योंकि आपके पास भी ये नॉलेज है तो नैरो डाउन करती है डिफरेंसेस को, कंपेरेबल बनाती है रिजल्ट्स को, ये इसका पर्पज़ है। जैसे नंबर ए में कहता है टू इंश्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डिफरेंट कंट्रीज़ एग्री, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो एग्री करें और प्रैक्टिसेस इसकी फॉलो हो रही हों। बी में कहता है टू इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट स्टैंडर्ड्स इन एवरी कंट्री, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बना लें जो स्टैंडर्ड सेट करे हर कंट्री के। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के लिए स्टैंडर्ड सेट होंगे, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो एक्यूरेट एक जैसे होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ इसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये जो बी चॉइस है ये ही आपकी राइट चॉइस है, और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पज़ नहीं होता। अलबत्ता पहला वाला होता है। सी भी पढ़ लेते हैं, टू मेक इट ईजियर टू कंपेयर कंपनीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि डिफरेंट कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप आसानी से कंपेयर कर सकें। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि ये भी इसका पर्पज़ है। टू रिड्यूस द वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको नैरो डाउन कराया जाए, रिड्यूस करें उसको, और वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करें। तो ये ए सी डी ये राइट, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बी है, तो बी चॉइस हमारी राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो ये जनाब आपका पेपर 2016 भी कंप्लीट हुआ आज, और इंशाल्लाह मिलते हैं 2015 के पेपर के साथ। और इन द मेन टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।